सोचिए किसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए या अमेरिका का कोई मंत्री भारत की यात्रा पर आए और हमारे किसी अखबार में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स किसी के फ्रंट पेज पर ये दिखाई दे जाए या लिखा हुआ दिखाई दे जाए कि ये जो लोग आ रहे हैं ये अपराधी हैं और ये पूरा भरपेज दिखा दिया जाए, क्या करेगा फिर अमेरिका? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसको मैंने आपको जो बोला ना, इसका बिल्कुल उलट कर लो। क्या बोला मैंने कहा अमेरिका का कोई मंत्री हमारे यहां आए। इसका उलट क्या है? हमारे मंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण जी। कब गई हैं? 11 तारीख को यूएस की विजिट पर गए हैं। ये क्यों गई हैं यहां पर? तो कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर होने जा रही है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के जितने भी वर्ल्ड बैंक मतलब सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, इनकी मीटिंग, इसको अटेंड करने के लिए यहां गई हुई हैं। ये यहां रुकी रही थी कि 13 तारीख के दिन यहीं के एक बड़े अखबार ने, जिस समय निर्मला सीतारमण जी आईएमएफ की चीफ जो इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, उनसे मुलाकात कर रही हैं, बहुत सारे डेलीगेशंस के साथ मुलाकात कर रही हैं, उसी समय पर अमेरिका के एक प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमारे मंत्री के खिलाफ वांटेड लिख दिया। वांटेड लिख दिया से मतलब यह है कि उस अखबार ने लिखा कि मीट दी ऑफिशियल्स हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट, और हेडलाइन में लिखा था वांटेड, यानी कि आप लोग किसी अपराधी के लिए जिस प्रकार का शब्द उपयोग में लेते हैं वैसा अखबार के अंदर एडवर्टाइज की हेडिंग में लिखा था वांटेड, और नीचे शब्द लिखा था मोदीज मैग्निफिसेंसी 11। ये मैग्निफिसेंसी 11 क्या है ये भी मैं समझाऊंगा, इसके पीछे भी कहानी है, इसमें भी अमेरिका की कूटनीति है साहब, वो भी हम बताएंगे। और उस दौरान हमारे देश की वित्त मंत्री और उनके साथ में कुछ 11 अधिकारियों के आसपास इन्होंने यहां पर नाम लिखे और कहा कि अमेरिकी सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि ये मोदी के मैग्निफिसेंसी हैं। अब ये मैग्निफिसेंसी क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप इस मैसेज का मीनिंग समझ जाएं और आपके दिमाग में आ जाए कि ये कितना गंभीर अपराध है, ये किसी देश की संप्रभुता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि यदि आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है तो तैयार रहिए, आप भी हमारे देश आएंगे। क्या पता, कहते हैं ना, जिनके घर शीशे के बने हो वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। यदि तुम्हारे यहां पर इस तरह की हरकतें हैं और तुम कहते हो कि तुम डेमोक्रेसी हो, तो भैया हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके अर्थ कुछ और निकलकर सामने आ जाएं। साथियों, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि यह मोदी की मैग्निफिसेंसी असल में शब्द क्या है। विज्ञापन में टाइटल मोदी की मैग्निफिसेंसी 11 जो शब्द यूज किया गया है, 11 लोगों के लिए यूज किया गया यह शब्द है, जिसके बारे में सीधा सीधा लिखा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया को अनसेफ प्लेस बना दिया है। अनसेफ प्लेस का मतलब सुरक्षित नहीं है यहां पर इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा इसका कहना है। इस अखबार के अनुसार भारत में इन्वेस्टमेंट करने पर लोगों का पैसा डूब जाता है। अरे हां भाई साहब, तभी तो भारत टॉप एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में है। दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं एफडीआई प्राप्त होती है तो इंडिया 193 देशों में से टॉप 5 में एनी टाइम रहता है। फिर की बाद भी आप ये बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका अर्थ इनकी नजर में होता होगा। और अगर अखबार ये कहता है कि ये तो मेरा केवल विज्ञापन था जो कि किसी व्यक्ति ने दिया था, तो भाई साहब इन्होंने विज्ञापन देने वाले का नाम भी लिखा है और वो है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम नाम से कोई एनजीओ है जिसने इस अखबार के अंदर इस तरह का विज्ञापन दिलवाया है। सबकी बातें जानेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले इस शब्द का मतलब क्या है, दैट इज मैग्निफिसेंसी। साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है, अमेरिका समझता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दूसरा, उसके समझ में यह आता है कि दुनिया में कहीं भी कोई अपराध चल रहा हो या कहीं पर भी कुछ हुआ हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत उसके पास है। इसी तहत इसने एक बार कारनामा किया। क्या किया? यूएसएसआर के अंदर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था मैग्निफिसेंसी, माल्दोवा जैक्सन, ये सरगेई मैग्निफिसेंसी था। इसमें हुआ क्या कि यह व्यक्ति मॉस्को के अंदर, रशिया के अंदर एक केस के अंदर कि उसने, ये मैग्निफिसेंसी नामक जो व्यक्ति है सरगेई मैग्निफिसेंसी, इसने रशियन सरकार के खिलाफ यह पता लगा लिया था कि इनके अधिकारी भ्रष्ट हैं और इनका जो इन्वेस्टमेंट है, अब देखिए यह बात भी इनके कहे अनुसार है, वेस्टर्न मीडिया के द्वारा लिखी गई खबरें हैं, इनके अनुसार था यह टैक्स लॉयर हुआ करता था सरगेई मैग्निफिसेंसी रशिया के अंदर, और इसको रशियन सरकार ने मॉस्को की जेल के अंदर डाल दिया था।
कब? 2009 के अंदर। और उसके बाद में इस व्यक्ति की मौत हो गई जेल के अंदर, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज ने, जिनके ऊपर इस व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, उन व्यक्तियों, मतलब उनकी वजह से इस व्यक्ति की मौत 2009 के अंदर वो जेल में हो गई। अमेरिका इस बात को ऐसे देखता है कि यहां पर मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। एक वकील को या एक लॉयर को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रश्न कर रहा था। इसीलिए अमेरिका ने पूरे दुनिया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और एक कानून पारित कर दिया जिसका नाम था ग्लोबल मैग्निफिसेंसी एक्ट 2016। इसका मतलब यह था कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कुछ ऐसा होता है जहां पर ह्यूमन राइट का ऑफेंस होता हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई असेट किसी के फ्रीज किए जाते हो, तो उन लोगों को या तो अमेरिका में उनके पैसे को मतलब जब्त कर लिया जाएगा या उन लोगों को अमेरिका में एंट्री करने से बैन कर दिया जाएगा। यानी ऐसे लोग जो कि सर्गेई मैग्नित्स्की की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, यानी ऐसे लोग जो कि सही लोगों के खिलाफ हैं अमेरिका की नजर में, उनके ऊपर इस कानून को एक्टिवेट कर दो। यही है मैग्नित्स्की एक्ट। इसको उपयोग करके अमेरिका दुनिया भर के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर उनकी नजर के हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो उस एक्ट को पारित करवा देता है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो उनका एक्ट हमारे यहां क्यों चलेगा? उनका एक्ट क्यों चलेगा? क्या हम आजाद देश नहीं है क्या? हैं, लेकिन हमारी भी कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है साहब? हम जब पढ़ लिख जाते हैं, हमारे पास दो नया पैसा आ जाता है, हम ले लब पहुंच जाते हैं अमेरिका और वहां जाकर कुछ खरीद लेते हैं। हमारे ही देश की प्रॉब्लम साहब, हमारे लोगों की प्रॉब्लम समझ में आए, या सरकारी सिस्टम भी वहां जाकर कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ऐसे कानून लागू कर दिए जाते हैं तो सरकार के द्वारा जो संपत्तियां वहां खरीदी गई हैं वो जब्त कर ली जाती है। जैसे अफगानिस्तान के साथ हुआ। अफगानिस्तान का फॉरेक्स जो है वो आज तक भी अमेरिका ने अपने पास जमा करके रखा हुआ है। अब भले ही तालिबान आ गया हो लेकिन पैसा ये रिलीज नहीं कर रहे हैं। यानी बहुतों का बहुत सारा पैसा लेकर अमेरिका बैठा हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से उसको जब्त करने की योजना बनाता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको इस शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अगर यह शब्द यहां पर एडवर्टाइजमेंट में लिखा गया है कि वांटेड मोदीज मैग्नित्स्की, यानी कि मोदी सरकार के मैग्नित्स्की, यानी ये वो लोग हैं जिनको इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट को मुश्किल कर दिया है। अब साहब आपके दिमाग में स्वतः ही सवाल घूमने लगेगा, इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है इसके पीछे जिसका कि पैसा लगा था इंडिया में लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट डूब गया। ऑब्वियस सी बात है, इतना दिमाग तो आपके अंदर सबके अंदर है, यानी आपके अंदर सबके अंदर इतना सीआईडी तो चलता है। आप उस दिमाग को लगा के पहुंचे कि यार अल्टीमेटली ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई, तो मैं आपको सारी बातें बताने का प्रयास करता हूं। सुनिए साथियों, लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। देखिए क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि किसी देश की इमेज कहीं बाहर अगर व्यक्त करनी हो तो लीडर आपके अंदर होना चाहिए। आप अपनी बात भी कहीं रखना चाहें तो आपके अंदर का लीडर बोलना चाहिए। तो यानी एक प्रकार से यूं समझिए कि हम सब में से सबको एक अच्छे लीडर बनने की मतलब अंदर से झील होती है। हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम अपने अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करें। तो क्या होती है किसी व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल, आपके लीडर को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही शानदार बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। यह बुक अवेलेबल है कुकू एफएम पर, जहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं ईयरफोन पर। कुकू एफएम इंडिया का वो एप्लीकेशन जिसके 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके द्वारा 4.5 रेटिंग इसके अंदर दी गई है। कुकू एफएम पर इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे विषयों के ऊपर किताबें उपलब्ध हैं, चाहे फिर वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प की बात हो, या फिर वो हिस्ट्री से रिलेटेड बातें हो, या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या क्राइम की स्टोरी आपको सुननी हो, या फिर कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट जो आपको किताब के अंदर सुनना हो। ये सारी बातें आपको 7 भाषाओं के अंदर उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, आप इन किताबों को प्रॉपर तरीके से नोट्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। स्लीप मोड के साथ इनको सोते समय भी सुन सकते हैं, बाइक चलाते समय, कार चलाते समय, ड्राइव मोड में भी आप इन्हें सुन सकते हैं। स्लीप मोड का मतलब है आपने 1 घंटे का अलार्म लगा दिया कि ऑटोमेटिक बंद हो जाना, तो ये बंद हो जाएगा। इतने सारे फीचर्स के साथ ये 10,000 से अधिक किताबें ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल हैं मात्र 399 रुपीस में। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो पहले 250 यूजर्स को 199 रुपीस में इन सभी किताबों का 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आप भी चाहते हैं आपके अंदर की लीडरशिप स्किल डेवलप हो तो उसके लिए उस किताब को आज ही सुनिए। और उसके अलावा
आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बुक्स को सुनना मत भूलिएगा। अब सवाल बनता है कि सर अगर ऐसी स्थिति बनी, इंडिया के लिए ऐसी बात लिखी गई, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? ये मोदी के मैग्नेट्स के लिख तो दिए, लेकिन ये लिखने वाला व्यक्ति कौन था, उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अब एक एक करके इन सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। आपका खोजी दिमाग अब तक यहां तक तो पहुंच चुका है कि मान ना मान कहीं ना कहीं एक व्यक्ति वो यहां पर इन्वॉल्व है जिसका पैसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हुआ था। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि यह न्यूज़पेपर कौन सा है जिसके अंदर यह बात छपी है। न्यूज़पेपर का नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। बहुत पुराना अखबार है। ऐसा नहीं है कि यह अखबार इंडिया में खुलने नहीं आया, बिल्कुल आया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल भी आया था, न्यूयॉर्क टाइम्स भी आया था, लेकिन इंडिया की ऑडियंस ने इन्हें पसंद नहीं किया। इन्हें मजबूरन बंद होकर के इंडिया से बाहर जाना पड़ा। 2017 में इनकी सेवाएं इंडिया के अंदर बंद हो गई। अब दूसरा सवाल, सर ये छपवाने वाला एनजीओ कौन है? तो ये एनजीओ है फ्रीडम, ये फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम नाम का कोई एनजीओ है जिसने इस न्यूज को अपने द्वारा वहां छपवाया है, यानी एडवर्टाइज को छपवाया है। फिर दिमाग में सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, ऐसा इसने क्यों किया? तो इसके द्वारा अपने ही द्वारा एक बयान दिया गया। ये वो व्यक्ति है जिसने, इसका नाम है जॉर्ज लेथरिथ। इसने कहा कि मैंने ये एडवर्टाइज दिया है। क्यों दिया है मैं वो बता देता हूं। इसने कहा कि इंडिया की तरफ से विदेश मंत्री आई हुई हैं। उन्होंने यहां कहा कि भाई दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट इंडिया पहुंचे, ये हम चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं पहुंचता, क्योंकि आपके सरकार, आपके कानून, आपकी जो अदालतें हैं, उनके फैसले बड़े बेतरतीब होते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाते हैं। ये बातें इसने अपने द्वारा कही। तो इसका मतलब निश्चित था कि ये खुद तो नहीं बोल रहा था, कोई इन्वेस्टर इससे बुलवा रहा था। वो कौन था? आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। चूंकि इसने 11 लोगों के ऊपर बैन लगाने की बात की है, वो 11 लोग हैं कौन? तो निर्मला सीतारमण के साथ साथ यहां एक व्यक्ति का और नाम लिखा गया है, उसका नाम है राकेश शशिभूषण। यदि आप ये पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है एंट्रिक्स। अच्छा, बाय द वे, अंतरिक्ष को जब आप अंग्रेजी में सही से लिखते हैं तो एंट्रिक्स दिखाई पड़ता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, सीबीआई के डीएसपी आशीष पारिक, ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर सादिक मोहम्मद नैजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर, इन सबके नाम यहां पर शामिल किए गए हैं। और इन सबको अमेरिकी सरकार के इस अकाउंट के तहत, यानी ग्लोबल मैग्नेसी ह्यूमन राइट अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इन पर बैन लगाया जाए, यह मांग की गई है। अगर इन नामों को आपने सुन लिया तो दिमाग में अचानक घंटी बजनी चाहिए, एंट्रिक्स क्या है? आप में से बहुत से लोग जो मेरे पुराने साथी हैं, उन्हें मैंने एंट्रिक्स और देवास का किस्सा बहुत सुनाया है। मैं फिर से एक बार सुना सकता हूं। मेरे प्यारे साथियों, भारत में वर्ष 2005 के अंदर एक बार ऐसे ही हमारी जो इसरो है ना, इस इसरो ने बाहर से विज्ञापन लाने के लिए एक यूनिट बनाई थी, उसका नाम था एंट्रिक्स। उस एंट्रिक्स के साथ में एक कंपनी और आई जिसका नाम था देवास मल्टीमीडिया। उन्होंने टाई अप करके एक नया वेंचर शुरू करने का प्रयास किया। इसी को कहा जाता है देवास एंट्रिक्स टाई अप कह लीजिए या डील कह लीजिए। इसी के अंदर जो प्लानिंग थी उस पर चर्चा मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं, लेकिन प्रतिक्रिया जान लीजिए कि इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर इसे एक हमला स्वीकार किया जाए, क्योंकि भारत की जुडिशियरी पर सवाल उठाया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। चाहे फिर आप एक ऑथर हैं जिनको आप यहां पर देख सकते हैं, उनका कहना है कि दिस इज नॉट जर्नलिज्म बट ए डिफेमेटरी स्टेटमेंट। यह कहना है अमजद तादा का, जो कि स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल अफेयर एक्सपर्ट हैं ब्रिटिश सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट के अंदर। इनने कहा है कि यदि कोई भी अखबार अपने हेडलाइंस में या एडवर्टाइजमेंट में ऐसी बात लिखवाता है तो यह अपने आप में डिफेमेटरी कहलाएगा, यानी कि इंसल्ट करने वाला कहलाएगा। और यह क्या वॉशिंगटन, ये जो पोस्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अखबार है, क्या इसकी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी यही है जिस प्रकार से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये दुनिया वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं, जब हमारे दिमाग में एंट्रिक्स आया तो इसके पीछे के एक व्यक्ति का नाम और आएगा, और वो व्यक्ति था एंट्रिक्स के साथ समझौते कराने वाला देवास फाउंडेशन की तरफ से ये बालक। इसका नाम है रामचंद्रन विश्वनाथन। ये है वो आरोपी जिसकी पूरी पटकथा लिखी गई है। ये वो व्यक्ति है जिसने इस पूरी तरह से, देखिए आपने अगर नोटिस किया हो,
कुछ दिनों पहले भी मैंने एक बात आपको बताई थी। मैंने कहा था कि इस समय ब्रिटेन के अंदर जो भारत के लोग जाना चाहते हैं, या भारत और ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो डील करना चाहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट डील करना चाहती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है, उसके अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन रहा है? तो एक इंडियन मूल की महिला है जो वहां पर गृह सचिव बनकर बैठी है, वो इंडिया के खिलाफ लिखती है, कहती है कि नहीं साहब, भारत के लोग यहां पर बहुत मात्रा में बढ़ जाएंगे, इसलिए हमें लगता है कि इस विषय पर विचार करना चाहिए। भाई साहब, ऐसे ही ये लोग हैं, ये पता नहीं किस मुंह से इंडिया के खिलाफ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। आप सोचिए कि ये जो व्यक्ति आपको यहां दिख रहा है, इसका नाम है रामचंद्रन विश्वनाथन। ये व्यक्ति फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम के साथ मिलकर के ये सारे काम कर रहा है। ये रामचंद्रन विश्वनाथन कौन है? ये भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और ठगी का आरोपी है, और ये अमेरिका भागा हुआ है, यानी कि ये भारत से भागा हुआ एक भगौड़ा है। फ्रंटियर ऑफ फ्रीडम भारत के खिलाफ एक सक्रिय संगठन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में इसी ने विज्ञापन दिया था। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, रामचंद्रन विश्वनाथन की कहानी क्या है? चलिए अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, हालांकि इसका खूब विरोध हुआ है, ट्विटर पर खूब ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब मैं रामचंद्रन विश्वनाथन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये वो व्यक्ति है साथियों जो कि सीईओ था देवास नामक कंपनी का, यानी एंट्रिक्स के साथ जो समझौता करने वाली कंपनी थी देवास, उसका सीईओ हुआ करता था। भारत सरकार ने देवास कंपनी का टाई अप तुड़वा दिया था। इस वजह से ये जो पैसा लेकर आया था दुनिया भर से, वो पैसा इससे मांगा जा रहा होगा, और पैसे के अंदर तो लोग अपना ईमान धर्म सब बेच देते हैं, देश की तो वैल्यू ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति भारत के खिलाफ सब तरफ से एजेंडे चलवा रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने कनाडा के अंदर देवास के द्वारा केस दर्ज करवा के एयर इंडिया के एयरप्लेन को भी इसने एक बार जब्त करवाने का कनाडा कोर्ट से आदेश पारित करवा लिया था। ये वही व्यक्ति है जो अमेरिका में भारत के खिलाफ केस दर्ज करके बैठा है, कह करके कि एंट्रिक्स का वो दर्ज कर लीजिए, मतलब यहां पर ऑफिस जो है वो जब्त कर लीजिए। कई बार हम सुनते हैं ना, भारतीय संपत्ति को बाहर ही जब्त करने के आदेश हुए। सारी क्वेश्चंस आपके दूर करूंगा, लेकिन एक बात पहले समझ लीजिए साथियों, आप में से बहुत सारे लोग इतना तो जानते होंगे कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती हैं, वो कहीं ना कहीं से विदेशी निवेश लेकर आती हैं। उदाहरण के लिए, जितनी भी कंपनीज को आप लोग इन दिनों एज एन स्टार्टअप सुन रहे हैं, चाहे फिर वो आप फ्लिपकार्ट, इंडिया के अंदर की अगर कंपनी देखा जाए तो फ्लिपकार्ट देख लीजिए, ओला देख लीजिए, या फिर एकेडमिक्स के अंदर बहुत सारी कंपनी है, इन सब ने कहीं ना कहीं से बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट उठाया हुआ है। चाहे पेटीएम देख लीजिए, फोन पे देख लीजिए, इनका जो इन्वेस्टर होता है वो इंडियन नहीं है, वो बाहर से आया हुआ है। इंडियंस भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग बाहर से हैं, तभी हम उनको एफडीआई में कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो इन्वेस्टर आता है ना, ये चेहरा तो दिखाता है इंडियन। उदाहरण के लिए अगर मैं पेटीएम की बात करूं तो शेखर शर्मा जी जो है ना, उनको तो चेहरा बना रखा है पेटीएम के ऑनर का, लेकिन उसमें बहुत सारा पैसा किसका लगा हुआ है? अलीबाबा का लगा हुआ है, यानी कि उस कंपनी का जो चाइनीज है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों में, किसी में सॉफ्ट बैंक का पैसा लगा हुआ है, फ्रंट इंडियंस का है, पैसा विदेशियों का लगा हुआ है, और वो इंडिया में व्यापार करके पैसा कमा के दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो जनाब हैं, इन्होंने भी देवास नाम से कंपनी खोली थी। आइडिया बेचा इन्होंने कि मैं इंडिया की जो सरकारी कंपनी है ना, इसका नाम है एंट्रिक्स, उसके साथ मिलकर के एक टाई अप करूंगा और आप लोगों को लाकर दूंगा एक जबरदस्त स्कीम क्या थी? वर्ष 2005 में सैटेलाइट फोन लाने की बात करी थी इस भाई ने। वही फोन जो आपको याद होना चाहिए, जो इस समय एलन मस्क लोगों को स्टारलिंक के माध्यम से दे रहे हैं। अर्थात आपको मालूम होगा ना, एलन मस्क दुनिया भर में जो सैटेलाइट बिछाए जा रहे हैं, ये 2005 में व्यक्ति कल्पना कर लिया था कि मैं इंडिया के इसरो से एक सैटेलाइट छुड़वाऊंगा अंतरिक्ष में, और उस सैटेलाइट से भले ही थोड़ा लैग ज्यादा आए, लेकिन फिर भी हर किसी के हाथ में सैटेलाइट हो जाएगा। बिना मोबाइल टावर के हर किसी के हाथ से मोबाइल ऑपरेट हो पाएगा। यानी एक प्रकार से इसने यह काम किया कि सैटेलाइट स्मार्टफोन सबके हाथ में पहुंच जाएं, यह कल्पना की थी। भारत सरकार इसके साथ में टाई अप पहले तो कर ली, लेकिन जब रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, ये कंपनी बेंगलुरु बेस्ड ही थी, लेकिन जब रियलाइज हुआ तो भारत सरकार ने 2011 में इसके साथ टाई अप तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? अरे बोले, अगर इसके साथ हमने कर लिया तो फिर हमारा मोबाइल का स्पेक्ट्रम कौन परचेज करेगा? भारत सरकार को तो बड़ा नुकसान हो जाता। और तो और सैटेलाइट के थ्रू जो बातें हो रही हैं, उनको ट्रेस कौन करेगा? आतंकवादियों ने अगर गलत उपयोग कर लिया तो फिर किसके साथ काम हो पाएगा? ये सारी चिंताएं जब चढ़ने लगी तो 2011 के अंदर यूपीए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ग्राउंड्स के साथ में देवास का एंट्रिक्स के साथ संबंध तोड़वा दिया। बस फिर क्या था? सीबीआई ने चार्जशीट दायर करी इसरो के पूर्व चीफ जी माधवन नायर के खिलाफ और कहा
कि जनाब एक बात बताइए, आपकी आंखों के सामने सिक्योरिटी ब्रीच जैसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई, यह कैसे संभव है? सितंबर 2017 में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ आईसीसी ने इनके लिए फिर आगे का एक वाद निकाला। वो केस थोड़ा लंबा है, मैं थोड़ा और आपको अंदर तक चल के समझाता हूं। एंट्रिक्स इनकॉर्पोरेशन है, हालांकि मैंने इस पे आप केवल इतना सा डाल दीजिएगा, एंट्रिक्स देवास मामला और अंकित अवस्थी, गूगल करके ढूंढ लीजिएगा, कोई ना कोई वीडियो इस पे पहले भी मिल जाएगा। बस मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन है, इसने 2011 के अंदर इस समझौते को रद्द कर दिया था देवास मल्टीमीडिया के साथ। अब ये जो व्यक्ति है, ये इस फैसले से रद्द होने के बाद नाराज हो गया, यानी कि दुखी होना स्वाभाविक था, दुनिया भर का पैसा लेके आया था। इस वजह से यह शिकायत लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसका मामला नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए कंपनियों का मामला है, कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त कर लीजिए, मामला कहीं बाहर ले जाकर के किसी उसमें ले जाइए, ट्रिब्यूनल के अंदर मामले को ले जाइए। देवास मल्टीमीडिया सितंबर 2018 में इस मामले को लेकर वाशिंगटन की जिला अदालत में चला गया, जहां अदालत ने अपने द्वारा फैसला सुना दिया। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपनी का मामला है तो कंपनी के लेवल पर आपस में एनसीएलटी में डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन यह बंदा अपने द्वारा इस केस को लेकर अमेरिका चला गया। कारण बोले एंट्रिक्स का, यानी कि भारत की जो सरकारी कंपनी है, उसका बहुत सारा एसेट अमेरिका में भी है, तो क्यों ना मैं उनके ऊपर वहां जाके केस करूं ताकि पैसा निकाल सकूं। ऐसी स्थिति में देवास मल्टीमीडिया वर्ष 2018 में अमेरिकी अदालत में पहुंचता है और वहां के न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार में इसके खिलाफ मामला उठाता है। कोर्ट वहां पर सुनवाई भी करती है और अमेरिका के कई शहरों में एंट्रिक्स के खिलाफ वाद दर्ज करा दिए जाते हैं, यानी कि इस मामले ने इंडिया को बाहर निकाल के अमेरिका में पहुंचा दिया। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की कहानी भी थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक प्रशासनिक नियंत्रक इकाई है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। आप सबको मालूम है कि इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, लेकिन उन सैटेलाइट से बहुत सारा पैसा भी कमाया जा सकता है। जैसे इसने सोचा कि सैटेलाइट फोन लाएंगे, जैसे आज टाटा स्काई आज जिस प्रकार से आपके घर में D2H देता है, या फिर एयरटेल डिश टीवी आपके घर में जो DTH देता है, वो सब इसरो के द्वारा भेजे गए ही सैटेलाइट्स हैं, जिनके माध्यम से हमारे चैनल्स घरों में चल रहे हैं। यदि इस प्रकार से ये सारे की सारी चैनल्स की कीमत निकाली जाए तो वैज्ञानिक माल बेचेंगे या फिर सैटेलाइट छोड़ेंगे। इस काम के लिए एक अलग सी यूनिट बनाई गई जिसका नाम एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन था, जिसका काम यही था कि इसरो के लिए व्यापार लेकर आना, विज्ञापन लेकर के आना। जैसे मैंने आज के सेशन में कुकू एफएम का एडवर्टाइज डाला, बिल्कुल वैसे ही ये कुकू एफएम था उनका, यानी कि एक प्रकार से ये विज्ञापन लेकर के जाता था कि हाँ भाई ठीक है, लीजिए आपके लिए हम पैसे की व्यवस्था कर लाए हैं। वो वाली चीज आपके सामने यहां पर निकली। एंट्रिक्स भारत सरकार की लघु रत्न कंपनी का दर्जा 2008 में प्राप्त कर चुकी थी। आपको मालूम होना चाहिए यह व्यक्ति कनाडा के अंदर भी इस मामले को उठा करके ले गया था। वहां पर भी कनाडा सरकार ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्ति के खिलाफ मामला सुना दिया था। हालांकि भारत सरकार ने अपने द्वारा कनाडा में इस मामले को दर्ज करवाया था और कहा था कि साहब इसकी सुनवाई इंडिया में चलने दो। फिलहाल के लिए कुल मामला क्या है? मामला यह है कि देवास ने सपने दिखाकर जो पैसे कमाए थे लोगों से या इन्वेस्टमेंट लिया था, अब वो इन्वेस्टर उससे पैसा खींचना चाहते हैं, वापस मांगना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति उनको दिखाता है कि देखिए मैं तो आपके साथ साथ ही भारत विरोधी हूं, यानी पैसा आपका भारत सरकार ने डुबोया है। और भारत सरकार में किसने डुबोया है? तो बोले यहां की बैंक, यहां की कोर्ट्स ने डुबोया है, राजनीति ने डुबोया है। इस वजह से वहां जाकर इसने अखबार में छपवा दिया। वास्तविकता में निर्मला सीतारमण जी को तो यह पता ही नहीं होगा कि जब मैं मंत्री बनी थी उस समय तो यह डील रद्द हो चुकी थी। आज नाम लिख दिया गया मोदीज मैग्निफिसेंट 11। बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, जबकि फैसला 2005 से चला आ रहा है। उस वजह से मामला 2022 में अखबारों में छप रहा है। दुनिया के सामने यानी इन्वेस्टर्स के सामने ऐसी इमेज प्रस्तुत कर दी जाए ताकि कोई और निवेश करने से पहले भारत सरकार के साथ बार्गेनिंग कर सके। साथियों, समझ तो आप भी गए होंगे, और यदि आप समझ गए हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप में से जितने भी लोग राजनीतिक पार्टियों के नाम पर बट करके किसी देश विरोधी व्यक्ति के खिलाफ हल्की सी भी सिंपैथी ले आते हैं, जो देश के भगोड़े हैं, उनको मत सिंपैथाइज करिए। जो देश के साथ नहीं वो हमारी सिंपैथी का पार्ट भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार की हरकतें चाहे इसने की हो या इससे पहले जितने भी लोग ऐसे निकले हैं जो देश से बाहर भाग जाते
जाते हैं और वहां जाकर देश विरोधी हरकतें करते हैं, उन सबसे और उनके विचारों से बच के रहने की आप सबको आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर साझा करिएगा। हालांकि हमने इसके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंडर की तरह से इंटरपोल को बोल दिया है कि इसको पकड़ने का जुगाड़ करवाया जाए। खैर, आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि इसकी गिरफ्तारी का क्या हाल होता है। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी आने वाले दिनों में आपको यहां पर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और वन एंड ओनली प्लेस पर प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। इसका इंतजार करिएगा। मेरा रेफरल कोड है अंकित50, जिसका यूज करके कुको एफएम पर आप प्राप्त कर पाएंगे 199 रुपीज में 10,000 से ज्यादा किताबें, वो भी पूरे 1 साल के लिए। अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।